प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग यानी कि इंडिया पोस्ट ऑफिस जीडीएस के रिगार्डिंग में आज का जो वीडियो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सभी लोगों के लिए। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जीडीएस की ये जो नई भर्ती आई है 21,413 सीटों पर, इसमें आपको पोस्ट प्रेफरेंस किस प्रकार से देना है, मतलब कि पोस्ट प्रेफरेंस का सही तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। और देखिए, अगर आप जीडीएस की भर्ती को लेकर के बिल्कुल सीरियस है ना, तो यार इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। क्योंकि जिस तरह से मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने वाला हूं ना, पूरे यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताएगा। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकेगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर भी करना है आपको, ठीक है ना। और वीडियो को बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। आइए बिना समय गवाए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं जीडीएस के रिगार्डिंग में। ये जो भर्ती निकाली गई है जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट जनवरी शेड्यूल 1 2025 को लेकर के, जिसमें कि इस बार 21,413 पोस्ट जो है शामिल है, जिसमें कि बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवक के पद शामिल है। इसमें सभी 23 सर्कल से ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें कि सभी 10वीं पास मेल और फीमेल कैंडिडेट ऑल इंडिया से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती है, मतलब कि बिना परीक्षा सीधी नौकरी लगेगी, ठीक है ना। ये सब आपको मालूम है। अब देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस देने का सही तरीका क्या होता है, अब इस चीज को आप लोग बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा, तो जब आप फॉर्म अप्लाई करने जाओगे ना, तो जितने भी आपके ऑप्शन में आए पोस्ट प्रेफरेंस देने के लिए, सभी में आपको पोस्ट प्रेफरेंस देना है। कहने का मतलब यह है कि ज्यादा से ज्यादा पोस्ट प्रेफरेंस आपको देना है, जिससे आपके सिलेक्शन के चांस जो है ज्यादा हो। देखिए, एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूं आपको। जैसे आप फॉर्म अप्लाई करने गए साइबर कैफे, या फिर आप अपने मोबाइल से ही अप्लाई कर रहे हो, तो आपके ऑप्शन में मान लीजिए 100 पोस्ट प्रेफरेंस देने के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो सभी 100 में आपको पोस्ट प्रेफरेंस जो है देना है। ये नहीं कि 100 पोस्ट प्रेफरेंस देने का ऑप्शन आ रहा है तो आप क्या करें कि केवल 5 या 10 में पोस्ट प्रेफरेंस दे करके चले आए और बाकी के पोस्ट प्रेफरेंस को आप लोग बिल्कुल छोड़ दे। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है। 100 में से 100 पोस्ट प्रेफरेंस आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है ना। और देखिए, पहले नंबर की अगर मैं बात करूंगा, तो पद वरीयता के तौर पे बीपीएम का पोस्ट जो है आपको सिलेक्ट करना है। आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपकी कैटेगरी में बीपीएम की कितनी सीटें हैं, वहां पर सबसे पहले आपको बीपीएम का जो पोस्ट है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर एबीपीएम और तीसरे नंबर पर आप जो है डाक सेवक का पोस्ट जो है रख सकते हो, ठीक है ना। लेकिन प्रेफरेंस सबसे पहले आपको बीपीएम पोस्ट पर देना है। उसके अलावा दूसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा, तो जो जनरल कैंडिडेट हैं वे दूसरी कैटेगरी में प्रेफरेंस बिल्कुल भी नहीं दे सकते हैं। मतलब कि जो जनरल कैंडिडेट है ना, वे केवल अपनी खुद की कैटेगरी में ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे। वे यूआर, एससी, एसटी या फिर किसी अदर कैटेगरी में प्रेफरेंस नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वे रिजर्वेशन कोटे के अंतर्गत में नहीं आते हैं। जनरल कैंडिडेट हैं तो सिंपली वे जनरल कैटेगरी से ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा, तो यहां पर जितने भी ओबीसी कैंडिडेट हैं, ओबीसी कैंडिडेट क्या करेंगे कि खुद की कैटेगरी में तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ यहां पर यूआर कैटेगरी से भी पोस्ट प्रेफरेंस दे सकते हैं। ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिट रहेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो आपको रजिस्ट्रेशन करना है ना, वो मेन कैटेगरी यानी कि आपकी जो खुद की कैटेगरी है, जैसे आप ओबीसी कैंडिडेट हो तो आपको रजिस्ट्रेशन जो है ओबीसी कैंडिडेट यानी कि खुद की कैटेगरी में ही करना है। और कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका लगेगा वो ओबीसी का लगेगा, सेंट्रल लेवल का। ये मत सोच लीजिएगा कि मैं ओबीसी और यूआर कैटेगरी से प्रेफरेंस दे रहा हूं तो जो मेरा मेन रजिस्ट्रेशन होगा वो जनरल से होगा, या फिर कास्ट सर्टिफिकेट जो है, वैसे तो जनरल कैंडिडेट का कास्ट सर्टिफिकेट देखा ही नहीं जाता है, तो आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा वो ओबीसी का ही देखा जाएगा, सेंट्रल लेवल का। आई होप कि इसे आप सभी लोग अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। उसके अलावा जितने भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, वे खुद की कैटेगरी यानी कि ईडब्ल्यूएस से तो फॉर्म को अप्लाई करेंगे ही करेंगे, साथ ही जनरल कैटेगरी से भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। और उनको रजिस्ट्रेशन मेन कैटेगरी यानी कि खुद की कैटेगरी ईडब्ल्यूएस से करना है, और कास्ट सर्टिफिकेट जो देखा जाएगा वो ईडब्ल्यूएस का ही देखा जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा जितने भी एससी कैंडिडेट हैं, वे क्या करेंगे, वे खुद की कैटेगरी से तो फॉर्म अप्लाई करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर जनरल यानी कि यूआर कैटेगरी से भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। और आपको रजिस्ट्रेशन खुद की कैटेगरी से करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, जितने भी रिजर्वेशन कोटे के अंतर्गत में आते हैं ना, जैसे एससी, एसटी या फिर पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हो गया, उनको यहाँ पर रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा, तो इसका फायदा आप सभी लोग उठाइएगा जरूर, ठीक है ना। उसके अलावा जितने भी एसटी कैंडिडेट हैं, वे एसटी कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ जनरल से भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा कि खुद की कैटेगरी में भी आपको अप्लाई करना है, साथ ही साथ आप यूआर कैटेगरी से भी प्रेफरेंस दे सकते हो, ठीक है ना। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपकी कैटेगरी में पोस्ट नंबर ऑफ टोटल सीटें खत्म हो जाती हैं या फिर फुलफिल हो जाती हैं, तो आपको जो है जनरल कैटेगरी से भी मौका दिया जा सकता है, यानी कि यूआर कैटेगरी से भी आपका सिलेक्शन यहां पर हो सकता है।
सकता है, ठीक है ना। उसके अलावा जितने भी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, ऑल कैंडिडेट को मैं कहना चाहूँगा कि उनके लिए अलग से सीटें निकाली जाती है, तो वे खुद की कैटेगरी में ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे। यानी कि जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है वो ओबीसी, जनरल या फिर अदर कैटेगरी से फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं, वे केवल पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में ही फॉर्म को अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूंगा ना, तो इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसी है, कितनी है, तो 9735 सीटें हैं दोस्तों, और इसका बेनिफिट आपको उठाना है, ठीक है ना। उसके अलावा ओबीसी की अगर मैं बात करूंगा तो ओबीसी में 4164 सीटें हैं। एससी की मैं बात करूंगा तो एससी में यहाँ पर 2867 सीटें हैं। ईडब्ल्यूएस में कितनी सीटें हैं, तो 1952 सीटें हैं। उसके अलावा एसटी की अगर मैं बात करूंगा तो 2086 सीटें हैं, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 609 सीटें हैं। तो जितने भी ओबीसी कैंडिडेट है, एससी कैंडिडेट है या फिर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, देखिए आपकी कैटेगरी में नंबर ऑफ टोटल सीटें कम है, तो आपको क्या करना है, यूआर कैटेगरी से भी प्रेफरेंस देना है, जिससे कि आपका सिलेक्शन का चांस यहाँ पर बढ़ जाए, ठीक है ना। यहाँ पर मैं आपको एक फिगर के माध्यम से समझाना चाहूंगा, इसे आप सभी लोग बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एक सर्किल चूज करना है, उसके अंतर्गत जानते हैं आप सभी लोग कई सारे डिवीजन आते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर आपने उत्तर प्रदेश सर्किल चूज किया, वहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें इस बार 3000 से ज्यादा है। उसके अंतर्गत टोटल 75 डिवीजन आते हैं, जैसे रायबरेली हो गया, फतेहपुर हो गया, बाराबंकी हो गया, अमेठी हो गया, मिर्जापुर हो गया, गाजियाबाद हो गया, कानपुर हो गया, है ना, लखनऊ हो गया, मतलब बहुत सारे डिवीजन आते हैं। तो आपको यहां पर यह देखना है कि आपकी कैटेगरी में जिस डिवीजन से आप फॉर्म को अप्लाई करे हो, वहां पर आपकी कैटेगरी में नंबर ऑफ टोटल सीटें कितनी है। जहां पर आपकी कैटेगरी में नंबर ऑफ टोटल सीटें सबसे ज्यादा हो, उसी डिवीजन का चुनाव आपको करना है और वहीं से फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है ना। मान लीजिए कि आप ओबीसी कैंडिडेट हो, ठीक है ना, ओबीसी कैंडिडेट हो और लखनऊ में मात्र 50 सीटें हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूंगा बाराबंकी में, तो बाराबंकी में सीटें हैं 150। तो आपको कहां से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, बाराबंकी से फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि आपकी कैटेगरी में बाराबंकी से ज्यादा नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं। तो यहां पर आपके सिलेक्शन के चांस भी ज्यादा रहेंगे, और लखनऊ में आपका सिलेक्शन का चांस कम रहेगा, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ टोटल सीटें आपकी कैटेगरी में काफी कम है। तो इस चीज को आपको देखना पड़ेगा, और ये चीज आप कैसे देखोगे, तो कल की वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें मैंने सारी चीजें आपको बताया था कि आपकी कैटेगरी में किस डिवीजन में कितने नंबर ऑफ टोटल सीटें हैं, ये आप कैसे देख पाओगे। तो इसे आप सभी लोग वो वीडियो आप लोग जाकर के एक बार जरूर देखिएगा, ठीक है ना। उसके अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे डिवीजन आते हैं किसी सर्कल में, उसके अंतर्गत कई सारे बीओ, पोस्ट ऑफिस, एसओ और एचओ आते हैं। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि उस सर्किल के चुनाव करना है जहां पर आपके नंबर ऑफ टोटल सीटों की संख्या जो है सबसे ज्यादा हो। उसके अलावा उस डिवीजन को चुनना है जहां पर आपकी कैटेगरी में नंबर ऑफ टोटल सीटें सबसे ज्यादा हो। जहां जिस डिवीजन से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो, वहां पर देख लीजिएगा कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो है वहां पर कितना गया था। जैसे कि 2024 की अगर मैं बात करूंगा तो 44,228 पदों पर जो भर्ती आई थी ना, उसमें आपको देखना है कि जिस डिवीजन से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हो वहां पर प्रीवियस ईयर का कट ऑफ जो है कितना गया है। अगर ज्यादा गया हो तो वहां से अप्लाई नहीं करना है, लेकिन जहां पर इजी टू मॉडरेट कट ऑफ गया है वहां से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, ठीक है ना। प्रीवियस ईयर को लेकर के अगर आप वीडियो चाहते हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, इस पर भी मैं एक सेपरेटेड वीडियो बना करके आपको जानकारी दे दूंगा, ठीक है ना। आप लोग कमेंट जरूर करना। उसके अलावा चौथे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर ग्रामीण क्षेत्र से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, शहरी क्षेत्र से फॉर्म को अप्लाई नहीं करना है, क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट क्या करते हैं कि शहरी क्षेत्र की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहां पर सुविधाएं ज्यादा होती हैं। तो जिस ओर भीड़ चल रही है उस ओर आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, भीड़ से अलग हटना है, ठीक है ना। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। वहां पर क्या होता है ना दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र में जो कट ऑफ है वो कम जाता है, तो वहां से आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। मान लीजिए कि आप किसी भी सर्कल से बिलोंग करते हो और आपने ग्रामीण क्षेत्र से फॉर्म को अप्लाई किया। काफी सारे कैंडिडेट जानते हैं क्या सोचते हैं कि मेरे घर से बहुत ज्यादा दूर पड़ेगा तो मैं वहां पर सर्वाइव कैसे करूंगा। दोस्तों केवल 2 साल अगर आप बिता लोगे ना, बाद में क्या होगा कि आप ट्रांसफर भी ले सकते हो। ट्रांसफर पोर्टल ओपन होगा, उसके बाद आप अपने सर्कल में, आप अपने डिवीजन में भी काम कर सकते हो, ठीक है ना। इसलिए ये मत सोचना कि मुझे शहरी क्षेत्र से फॉर्म को अप्लाई करना चाहिए, कि ग्रामीण क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र को ही आपको चुनना है। और पद वरीयता की अगर मैं बात करूंगा तो नंबर 1 पर आपको बीपीएम को रखना है, दूसरे नंबर पर एबीपीएम को, और तीसरे नंबर पर आपको डाक सेवक का पोस्ट जो है चुनना है, ठीक है ना। और देखिए बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर जैसे कोई यूआर कैटेगरी का जो बंदा है वो क्या ओबीसी
या फिर एससी या फिर एसटी में पोस्ट प्रेफरेंस दे सकता है कि नहीं दे सकता है? तो बिल्कुल भी नहीं दे सकता है, क्योंकि इस प्रकार से अगर आप फॉर्म में अप्लाई करोगे तो पहली बात तो आपका फॉर्म ही फाइनल सबमिट नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये पोस्ट प्रेफरेंस देने का बिल्कुल गलत तरीका है। उसके अलावा कोई ओबीसी जो कैंडिडेट है वो अगर चाहे कि मैं एससी या फिर एसटी से पोस्ट प्रेफरेंस दे दूं तो ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल गलत तरीका है। ओबीसी का जो कैंडिडेट है वो केवल यूआर यानी कि जनरल कैटेगरी से ही प्रेफरेंस दे सकता है। इसके अलावा एससी एसटी कैंडिडेट जो है वो जो है ओबीसी कैंडिडेट से फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकता है, यानी कि ओबीसी कैंडिडेट में ओबीसी कैटेगरी में प्रेफरेंस नहीं दे सकता है। जो सीरीज मैंने आपको यहाँ पर बताया है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर चलना पड़ेगा, ठीक है ना। बाकी दोस्तों कुछ ऐसे भी डिवीजन और सर्कल होते हैं जहाँ का कट ऑफ काफ़ी कम जाता है। जैसे झारखंड की अगर मैं बात करूँगा तो संथाल हो गया, उसके अलावा पलामू हो गया, है ना। इन सभी डिवीजन का कट ऑफ जो है कम जाता है। फर्स्ट और सेकेंड मेरिट सूची में कट ऑफ आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन उसके बाद की जो लिस्ट होंगी ना उसमें आपको कट ऑफ कम देखने को मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों अगर उत्तर प्रदेश की मैं बात करूंगा तो बाराबंकी, फतेहपुर, अमेठी, रायबरेली से फॉर्म में अप्लाई कर सकते हो, यहाँ का कट ऑफ कम जाता है। अगर आप बिहार से बिलोंग करते हो तो आप सहरसा हो गया, नवादा हो गया, शेखपुरा हो गया, पूर्णिया हो गया, इन सभी डिवीजन से फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप मध्य प्रदेश से अप्लाई करते हो तो रीवा हो गया, सतना हो गया, खंडवा का तो चलिए कट ऑफ ज़्यादा जाता है, भोपाल का भी कट ऑफ ज़्यादा जाता है। उसके अलावा एक दो और भी मतलब डिवीजन है वहाँ का भी कट ऑफ कम जाता है, ठीक है ना। इसको लेकर के मैं एक सेपरेटेड वीडियो बनाऊंगा कि किस डिवीजन का कट ऑफ जो है कम जाता है, ठीक है ना, तो आपको पता चलेगा। लेकिन आपको जानते हैं अभी बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है, किस प्रकार से पोस्ट प्रेफरेंस देना है वो मैंने आपको बता दिया है। अभी 2-3 दिन क्या करना है आपको कि वीडियो को देखिए, ठीक है ना, एनालिसिस कीजिए अच्छी तरीके से कि मेरी कैटेगरी में किस डिवीजन में कहाँ पर ज़्यादा फीटे हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपको पूरी प्लानिंग करना है, तब जाकर के आपको फॉर्म में अप्लाई करना है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए 3 मार्च 2025 तक फॉर्म में अप्लाई किए जाएंगे, अभी बहुत ज़्यादा समय है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। और इस अपडेट को लेकर के आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका रिप्लाई देने का भी पूरा कोशिश करूंगा। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए